सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो हम पार्ट 2 के अंतिम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कर रहे हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है और लगभग 15 से 20 मिनट में हम टोटल पूरा कवर कर लेंगे। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? हमें ऑप्शन में दे रखा है 1, 4, 5, 10। 1, 4, 5, 10। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला करता है। किसको करता है? लाल को कैसा कर रहा है? नीला। तो हम जानते हैं कि जब हमने अम्ल और क्षार पढ़ा था, अगर कोई विलयन अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, तो क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। तो हमको पता है कि ये पीएच मान 1 तो अम्ल का होता है, 4 भी अम्ल का होता है और 5 भी अम्ल का होता है। 10 किसका होता है? क्षार का। तो वो विलयन का पीएच मान कितना होगा? 10। ठीक है, ऑप्शन बी है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अंडे के विलयन पिसे हुए कवच जो है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। जो अंडे के ऊपर जो जर्दी होती है ना, सफेद सफेद, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब ये कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूल्हे के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? देखो, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर HCl से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा? HCl से। तो हमको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा प्लस H2। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वो विलयन कौन सा था, तो विलयन तो है HCl। ठीक है, और अगर पूछ ले कि चूल्हे के पानी को जो दूधिया कर देती है वो गैस कौन सी है, ठीक है, तो वो CO2 है। ठीक है, गैस पूछ ले तो वो CO2 है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है NaOH का 10 ml विलयन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का है, NaOH का कितना विलयन है? 10 ml। ठीक है, HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अगर ये NaOH है तो इसमें HCl अगर हम 8 ml डालेंगे तो ये पूर्णतः उदासीन हो जाएगा। ठीक है, यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml कर दे, इसको कितना कर दिया? 20 ml। तो वो कह रहा है भाई साहब, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसको डबल कर दिया तो इसको भी डबल कर दो, तो ये कितना चाहिए हमको? 16 ml। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो हमको पता है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी या फिर अपच की स्थिति हो जाती है, भोजन नहीं पचता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारे जलन होने लग जाती है, अपच की स्थिति में हम किसका उपयोग करेंगे? एंटासिड का। ठीक है, एंटासिड ऑप्शन सी। और एंटासिड के रूप में हम उपयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे इनो, जो हम इनो लेते हैं उसमें आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा है जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल जो है तनु है, तनु का मतलब पतला है और विलयन है पानी में घुला हुआ है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, तनु है, पतला है, तो एक्वास यानी जलीय विलयन है। दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके, जिंक का जो कि दानेदार है यानी वो सॉलिड है, उसकी अवस्था की बात करें तो सॉलिड है। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो हमने पढ़ा है, अगर हम देखें तो यह अभिक्रिया आपसे पूछूंगा कौन सी थी। ठीक है, अब ये उत्पाद के रूप में बनाएगा जिंक सल्फेट। अब ये AQ बनाएगा जलीय विलयन प्लस H2। अगर आप देखें तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि अम्ल की धातुओं के साथ में अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया, तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण, ये क्या हो गया? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये तो हम समझ गए सर। अब ये अभिक्रिया कौन सी है? अगर पार्ट 1 को देखा जाए तो ये अभिक्रिया कौन सी है? क्योंकि जिंक
जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, तो ये अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, इसलिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, अगर पूछ ले तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl, और ये भी तनु है यानी जलीय विलयन में घुला हुआ है, AQ लिख सकते हैं, प्लस मैग्नीशियम पट्टी के साथ में, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी धातु है, वही अभिक्रिया हो रही है कि धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, और ये सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, अब हमारे पास में उत्पाद में क्या बनेगा MgCl2। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये Cl के नीचे 2 कैसे आया, तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा मैग्नीशियम 2 चार्ज रखता है, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की -1। तो जब मैग्नीशियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, दोनों आपस में बिजनेस करेंगे तो एक दूसरे के ट्रांसफर हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की जो 2 संयोजकता थी वो क्लोरीन ले लेगा, क्लोरीन की 1 संयोजकता मैग्नीशियम ले लेगा, तो मैग्नीशियम क्लोरीन के पास में कोई चार्ज नहीं है, 1 है तो हम दर्शाते नहीं है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकले ही निकलेगी, ये अभिक्रिया हो गई हमारी, ये गैस हो गई, ये भी गैस है। ठीक है, अगर अवस्था लिखना चाहो तो पूरी अवस्था लिख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आपका जलीय विलयन हो जाएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, तनु है जल में घुला हुआ है AQ, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, तो देखो उत्पाद में हमारे पास में बनेगा Al। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस SO4 माइनस, इसके ऊपर -2 चार्ज रहता है, यहाँ पे +3 रहता है, तो ये क्या करेगा AlSO4 तो बने ही बनेगा, AlSO4 बनेगा, प्लस यहाँ पे एल्युमिनियम के पास में 3 चार्ज है तो ये इसको दे देगा, इसके पास में 2 है तो ये हमारा उत्पाद बन जाएगा, प्लस यहाँ पे H2। अब देखो ये सारे समीकरण संतुलित है क्या, पहले देखो ये समीकरण भी संतुलित नहीं है, इसको हमने संतुलित कर दिया है। ये समीकरण यहाँ पे, हाँ ये संतुलित है, अब ये संतुलित नहीं है, इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पे हमने अगर 2 लगाए हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, और S यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लगाते हैं। ठीक है, 3 लगाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, तो ये हो गया हमारा ये समीकरण भी संतुलित। अगला क्वेश्चन है इसी में, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी लोहा से अभिक्रिया करता है। कौन करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया करता है लोहा से, AQ है ये भी, प्लस लोहा, ये देखो सॉलिड अवस्था में है सब, लोहा से अभिक्रिया करेगा, तो हमें पता है कि लोहा यहाँ पे 2 चार्ज रखता है, वैसे 2 भी रखता है 3 भी रखता है। ठीक है, प्लस H2, जब हम इसको संतुलित करेंगे तो ये संतुलित हो गया, ये हमारा AQ बनेगा, जलीय विलयन है तो जलीय विलयन ही बनेगा, ये अवस्था भी साथ में लिख देते हैं इनकी। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जिनको हमको संतुलित भी करना था और इन्हें रासायनिक समीकरण में भी लिखना था। ये सबल समीकरण थे, इनको रासायनिक में भी लिखना था और संतुलित भी करना था। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन अम्ल की तरह नहीं होता है। ये क्रियाकलाप हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समय लेगा, लगभग 3 से 4 मिनट समझाने में, तो समय ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आश्रित जल होता है उसमें तो विद्युत का चालन नहीं होता है। आश्रित का मतलब शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है और वर्षा के जल में हो जाता है। देखो ये कैसे होता है, क्योंकि वर्षा के जल में इसलिए होता है क्योंकि इसमें जैसे वर्षा अगर आएगी, ऊपर से बरसात आती है, तो हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं, तो इससे जो बूंदें अभिक्रिया करके आएगी और ये अभिक्रिया करेगी तो अम्ल बन जाएगा, और जब अम्ल बन जाएगा तो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और जो आयन होते हैं वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अगर मान लो कोई अम्ल है और उसमें जल नहीं है,
तू अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करता, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, ठीक है। अगर वो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे रहा है और वहां पे जल नहीं है तो H प्लस आयन नहीं देगा, और जब कोई विलयन H प्लस आयन नहीं देगा तो वह अम्लीय नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 विलयन ए बी सी डी ई, 5 विलयन है ए बी सी डी ई, ठीक है, कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9। इसका पीएच हो जाएगा 4, इसका 1, इसका 7, 4, 1, 11 और इसका 7 और इसका हो जाएगा 9। तो ये कह रहा है तो कौन सा विलयन उदासीन है, तो उदासीन होगा डी वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पीएच का मान 7 होता है तो वो विलयन होता है उदासीन। और कह रहा है प्रबल क्षारीय कौन सा है, देखो ये भी क्षारीय है और ये 11 वाला भी क्षारीय है, तो प्रबल कौन होगा जिसमें OH आयन की अधिकता होगी, OH अधिक होगा तो 11 वाला प्रबल क्षार होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। फिर कह रहा है दुर्बल अम्लीय प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, तो प्रबल यही होगा, ऑप्शन बी प्रबल ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल है तो ये हो जाएगा दुर्बल अम्लीय। फिर कह रहा है दुर्बल क्षारीय, ये बचा है बाकी, ये दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है परकनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परकनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परकनली बी में एसिटिक अम्ल, ठीक है। दो अपन ने परकनली ले ली है ए और बी, ठीक है। दो परकनली ए एवं बी, ए है बी है, इसमें HCl अम्ल और इसमें एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, ये अम्लीय है, ध्यान रखना। अब ये देखिए HCl, अब ये यहां पे देखा जाए तो ये कह रहा है एसिटिक अम्ल डालिए, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस प्रकरण में अधिक तेजी से विदबुदाहट होगी तथा क्यों। तो देखो ये दो है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है प्रबल अम्ल है, कैसा है, प्रबल। और ये CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं या फिर इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल। अब यहां पे क्या होता है कि ये दुर्बल अम्ल है, कैसा है, दुर्बल। और हम जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है वो अधिक खट्टा होता है और उसकी प्रबलता अधिक होती है, और इसमें H प्लस आयन भी अधिक होगा, इसमें H प्लस आयन कम होगा। तो जिसमें H प्लस आयन अधिक होगा उसमें बुदबुदाहट तेज आएगी, ठीक है, और जिसमें H प्लस आयन कम होगा उसमें बुदबुदाहट कम आएगी। अगर पूछे क्यों, तो क्योंकि इसमें H प्लस आयन अधिक है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है दही बन जाने पर, देखो ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है, 6। अब 6 है तो 6 हम जानते हैं अम्लीय ही है, अम्लीय है। अब जब इस दूध को जब हम दही बनाते हैं, दूध को क्या बनाते हैं, दही, तो जो अम्ल उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं लैक्टिक अम्ल। कौन सा लेते हैं, लैक्टिक। तो लैक्टिक अम्ल के कारण इसका पीएच मान कम हो जाता है, ठीक है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है। ताजे दूध के पीएच के मान का 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, तो वो क्षारीय इसलिए बनाता है ताकि वो दूध खराब ना हो, ठीक है, इसलिए वो उसको क्षारीय बनाता है। अगला क्वेश्चन इसी में, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। देखो दही बनने में अधिक समय इसलिए लगेगा क्योंकि वो क्षारीय है, तो उसको दूध से दही बनेगा, तो क्षारीय में जो लैक्टिक अम्ल है वो पहले उस क्षारीय को उदासीन करेगा, फिर उदासीन करने के बाद में वो उसको अम्लीय करेगा, तो अम्लीय होगा तभी तो दही बनेगा। अम्ल में दही खट्टा होता है ना, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है इसलिए। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अभी 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, हो सकता है 2 मिनट में हम खत्म करेंगे।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.1/2H2। तो इसे आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी का मतलब है कि ऐसा बर्तन जिसमें हवा, पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं जाए। अगर मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी की मात्रा जाएगी तो ये पानी से अभिक्रिया करेगा। अगर मान लो ये 1.5 गुना पानी से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, तो ये बना लेगा जिप्सम। क्या बना लेगा? जिप्सम। और जिप्सम एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। अरे जैसे अपना ये होता है ना ये व्यंजक पीओपी है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वही है पीओपी। इसमें अगर आपने पानी डाल दिया ना तो ये जम जाएगा, कठिन हो जाएगा, और जो बनेगा हमारे पास में जमा हुआ वो बनेगा जिप्सम। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्द्ररोधी बर्तन में भरा जाता है। अगर देखिए हम इसका उत्तर लिखिए तो लिख सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र ये पीओपी का सूत्र ये होता है। अगर ये जल से अभिक्रिया कर लेगा तो जिप्सम बना लेगा। तो इसको आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है ताकि अभिक्रिया आगे ना हो और जिप्सम ना बने। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? मैंने बताया था अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, ठीक है, NaCl प्लस H2O। एक तो उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप कोई सा भी ले लीजिए, HCl प्लस या फिर H2SO4 ले लो, HCl ही ले लो, यहाँ पे KOH ले लो, यहाँ पे उत्पाद बन जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, KCl प्लस H2O। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के प्रमुख दो उपयोग लिखिए। मैंने नोट्स में आपको ये सब कुछ लिखवा दिया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, डमकोश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।